मैं मेरे बच्चे कोई ऐसा पॉइंट हो जो आप डिस्कस करना चाहते हो। लास्ट हमने डिस्कस किया था। एक तो मेरे बच्चे आइजा 210 भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके अंदर चल क्या रहा था, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑर्डर एंगेजमेंट। उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि आपने उस वक्त तक एग्री नहीं करना जब तक प्री कंडीशन एग्जिस्ट ना करती। और फिर अगर आपको याद हो, हमने प्री कंडीशंस का डिस्कस किया था। एक तो एप्लीकेबल फंड्स रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के ऊपर एग्री करना, और दूसरा ऑडिट प्रीमाइस। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि जब इंगेजमेंट लेटर लिखा जाता है, वो इंगेजमेंट लेटर लिखता कौन है? वो फर्म लिखती है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखेगा, क्लाइंट। और जब इंगेजमेंट लेटर लिखा जाता है, ये यानी कि वो जितनी शुरू के अंदर हमने एक्सेप्टेंस के प्रोसीजर शुरू में परफॉर्म किए, उसके बाद अपनी तसल्ली करने के बाद अब हम उस कॉन्ट्रैक्ट को, जब हम क्लाइंट को एक्सेप्ट करने जा रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करने जा रहे हो, तो उस वक्त मेरे बच्चे ये ऑडिट इंगेजमेंट लेटर लिखा जाता है फर्म की तरफ से। और ये लिखा क्यों जाता है? ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। हम जरा क्लाइंट को बता देंगे भैया ये चीजें हमारी आपस में तय हुई हैं। और इसके अंदर था क्या, कुछ याद करें, हमने डिस्कस किया था। इसमें एक तो मेरे बच्चे कुछ बेसिक एलिमेंट्स, यानी कि बेसिक एलिमेंट्स जो एंगेजमेंट लेटर जब जब आप लिख रहे हो वो आपने करने का ना। और ये बड़ी बातें हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं। जिस तरह हमने डिस्कस किया था, अगले बंदे को ऑब्जेक्टिव और स्कोप बताओ, मैं किस मकसद के लिए आ रहा हूँ। ये ना समझो कि आपका मकसद पता नहीं क्या है। और उसके बाद मेरे अच्छे उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख दें, आसान सी बात है। यानी कि मकसद बता दें, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख दें। और फिर ये तो हमने प्री कंडीशन में भी डिस्कस किया था, है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फेवर कौन सा होगा। इससे भी आपको इसको याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन से हैं भाई, पहले ही उसको भी बता दो। और किस शक्ल में हम आपको रिपोर्ट देकर जाएंगे, उसकी जो एक्सपेक्टेड फॉर्म हो सकती है, जो अंदाजा आपके सब कुछ सही हुआ तो ये रिपोर्ट है, और अगर कोई कमी बेशी हुई तो इस तरह की रिपोर्ट भी हो सकती है। तो उसकी भी एक्सपेक्टेड फॉर्म आप उसको बता दें। अगर कोई शुरू के अंदर ही कोई चीजें हैं आपकी आपके दिमाग में, तो उस लिहाज से उनको रिपोर्ट की शक्ल भी दी जा सकती है। यानी कि हम आपको मॉडिफाइड रिपोर्ट देकर जाएंगे जो सूरत हाल है। ले बेटा, उसके बाद हमने कुछ फर्दर कंटेंट्स भी डिस्कस किए थे एडिशन में। और इनको याद करना है मेरे बच्चे, आपने जितने हो सके आपने इनको याद करने की कोशिश करना है। क्योंकि वो मोस्टली ये भी पूछ लिया करता है, बड़ी दफ़ा उसने पूछा हुआ है कि जो फर्दर ऑलरेडी से इंगेजमेंट लेटर के अंदर हम कंटेंट्स ऐड करते हैं या एडिशनल कंटेंट्स, वो बता दें। ले बेटा, उसके बाद अगर आपको याद हो, हमने बात की थी रिकरिंग ऑडिट की। रिकरिंग ऑडिट और इनिशियल ऑडिट दो अल्फाज हमने बोले थे। इनिशियल ऑडिट जो पहली दफ़ा आप किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो, और रिकरिंग ऑडिट जब उसी कंपनी का दूसरे साल भी आप ही ऑडिटर हो, तो उसके लिए टर्म बोली जाती थी रिकरिंग ऑडिट। तो याद करें, हमने डिस्कस किया था कि जब रिकरिंग ऑडिट हो, क्या दोबारा से एंगेजमेंट लेटर लिखना है? हमने कहा था कि दो सिचुएशन हो सकती हैं कि जहां पे आपको दोबारा से एंगेजमेंट लेटर लिख लेना चाहिए। अदरवाइज तो एंगेजमेंट लेटर जो पिछला आप जब पहली दफा लिखते हो इनिशियल ऑडिट के ऊपर, आप उसी के अंदर मेंशन कर दें कि ये मेरा जो एंगेजमेंट लेटर है, ये आगे जो फ्यूचर की एंगेजमेंट्स होंगी उसके लिए भी यही एप्लीकेबल होगा। आप पहले ही लेटर के अंदर उनको लिख के बता दें। लेकिन दो सिचुएशंस के अंदर फिर आपको जब रिकरिंग ऑडिट होगा, आप दोबारा उसका ऑडिटर अपॉइंट हो रहे होंगे, तो आप दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे ईमेल लेटर को। और वो दो सिचुएशन हमने डिस्कस की थी। एक तो या तो हालात बदल गए हों, हैं, या मेरे बच्चों को आपको लग रहा हो कि शायद मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड कर रही होगी इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को। तो उस दो सिचुएशंस की बेस पे हमने डिस्कस किया था। एक तो मकसद क्या हो कि हालात बदल गए हों, और दूसरा मकसद क्या हो कि आप रिमाइंड करवाना चाह रहे हैं, दोबारा से उनको बताना चाह रहे हैं। लेकिन बेटा, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया था कि हालात कौन से हैं जहां पे आप रिकरिंग ऑडिट के ऊपर एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करेंगे। तो हालात को उसने मेरे बच्चे डिटेल में बता दिया था, सादी सी बातें। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह इसमें कोई देखो कोई सवाल, कोई भी पॉइंट ऐसा हो ना जिसकी समझ ना आए, वो लाजमी पूछ लेना है। जिस पॉइंट को आप सिर्फ पढ़ रहे होंगे और समझ नहीं ना होगी, वो याद नहीं होना। ये याद रखिएगा, और याद कर लेंगे, समझ लेंगे ना, वो उस वक्त आपको कहीं ना कहीं कोई बात दिमाग में आई जानी है। अच्छा, इस तरह की भी कोई बात थी उसके अंदर, अपने अल्फाजों में वो लिख लेंगे आप। बेटा, उसके बाद यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट। आज हमने इसको कोशिश करते हैं कि जहाँ तक पहुँच सके, ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह कल ख़त्म हो जाएगा। और कल इसके भी पास पेपर, इसके पास पेपर में दिक्कत नहीं, ये मोस्टली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है इसमें से। ये स्ट्रेट फारवर्ड क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। यानी कि 80-90% यहाँ से जो सवाल आते हैं वो स्ट्रेट फारवर्ड नहीं आते। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत है नहीं उस तरह की। लेकिन फिर भी कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो उसके भी पास पेपर जितने हो सके, और इसके भी। नहीं बेटा, जल्दी खत्म हो जाएगा, आप छुट्टी ना करना। हाँ, लंबी फिर 4 छुट्टियां यार, फिर क्या हुआ तो उसमें। वैसे भी वो फलस्तीन की रैली बच्चों ने निकालनी है, तो आप पार्टिसिपेट कीजिएगा उसमें जहाँ तक हो सके। 1 मई को क्या है? तो आप तो मजदूर नहीं हो। वो तो हम लोग तो मजदूर हैं फिर भी, हैं? नहीं, मैं भी नहीं करूँगा। मैं क्यों करूँ छुट्टी? कैफ में छुट्टी नहीं होती बेटा। ये ये पीआरसी में बात का होता है इस तरह का मामला कि कभी कभार मन कर दे तो छुट्टी कर ले, कैफ में छुट्टी नहीं होती।
दरअसल अगर टीचर क्लास से छुट्टी कर लेना, फिर बच्चे तो बिल्कुल ही पटरी से उतर जाते हैं, अगर ना रौला ही को नहीं, तो सब्जेक्ट बेचारा लावारिस हो जाता है। यहाँ पे ये दिखाने के लिए कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, और ज़रा थोड़ा सा बच्चे को सीरियसनेस दिखाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ले बेटा शुरू करते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ ए चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो बेटा कुछ शुरू के अंदर जो ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान कुछ टर्म्स तय हुई थी, क्या बाद में अगर वो क्लाइंट ऑडिटर से ये कहे कि सर कुछ टर्म्स हम आपस में चेंज कर लेते हैं, कुछ चेंज कर लेते हैं टर्म्स, क्लाइंट के कहने के ऊपर, क्या हम उसको मान लेंगे? अच्छा बेटा, दो तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। बात का जब ये क्लाइंट कह रहा होगा ना कि सर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करनी है, तो अब हम देखेंगे क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं। ऑडिटर क्या देखेगा, वो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं। अगर तो मेरे बच्चे हो सकता है कि वाकई कोई जेन्युइन रीजन हो, है कोई वाकई जेन्युइन रीजन हो, अभी हम डिस्कस करेंगे क्या जेन्युइन रीजन हो सकता है सर उसके अंदर के, क्लाइंट ये कह रहा हो मैं पहले फोन पकड़ा था इसी मकसद के लिए, मैं भूल गया। तो वालेकुम हाँ, अच्छा जी जल्दी करो यार, इसका एसी क्लास के बंद हो गए, वो पीछे से देखें जो उस दिन भी हुआ था। 1 मिनट लगाएंगे। ले बेटा, आप सीएफई का ऑर्डर करने के लिए आए हो? भाई अभी शुरू ही हो रहा है, शायद आपका ही वेट हो रहा था। हालात ही ऐसे बन गए। नहीं बेटा, आप सीएफई का ऑर्डर करने आए हो, तो सीएफई की मैनेजमेंट आपको कह रही है कि सर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर लेते हैं। क्या मैनेजमेंट की बात मानते हुए आप टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर लेंगे जिस बेस पे आपने क्लाइंट को एक्सेप्ट किया? नहीं। वो कहता है कि हो सकती हैं, लेकिन मेरे बच्चे उसको देखेंगे। अगर तो कोई जेन्युइन रीजन हो, कोई जेन्युइन रीजन हो, अब जेन्युइन रीजन भी देखेंगे कौन सा जेन्युइन रीजन हो सकता है। अगर तो इस तरह का मामला, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट कर ले उनकी इस इल्तिजा को कि सर कोई टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर लें, तो कर लें। लेकिन मेरे बच्चे अगर कोई जेन्युइन रीजन ना हो, और आपको लग रहा हो कि मैनेजमेंट की यहाँ पे बदनीयती शामिल है, कि आपने फिर टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज नहीं करना, और फिर मैनेजमेंट आपको टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करने पे मजबूर कर रही हो, और आप उनकी बात ना मान रहे हो, और फिर वो आपको उस तरह से ऑडिट भी ना करने दे रहे हो, तो फिर बेहतर यही है कि आप क्या कर दो, वहां से चले जाओ। तो ये मेरे बच्चे अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस ऑफ ए चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये छोटा सा एक सिनेरियो यहाँ पे बना के दिया जा सकता है, वैसे तो यहाँ से मोस्टली जो आना स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आना है, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे एक छोटा सा सिनेरियो बना के आपको दे दिया जाएगा। कोई सवाल है? बेटा, द एंट्री माइट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस आस्क द ऑडिटर टू चेंज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कि भाई इसको चेंज कर लेते हैं आपस में। लेकिन देखो कौन, ऑडिटर नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? एंटिटी कह रही है कि इसको चेंज कर लेते हैं। दिस माइट रिजल्ट फ्रॉम ए जेन्युइन चेंज इन सर्कमस्टांसेस, या वही बात, या तो ये जेन्युइन रीजन हो सकता है इसके पीछे जब वो इल्तिजा कर रहे हो, या फ्रॉम ए मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ ऑडिट एज ओरिजिनली एक्सेप्टेड, या हो सकता है उन बेचारों को, मैनेजमेंट को मिसअंडरस्टैंडिंग होगी हो। एक्चुअली वो उन्होंने आपको हायर कर लिया, मान लो कि सीएफई ने आपको हायर कर लिया कि सर ये जरा ऑडिट कर दें। जब आप ऑडिट करने के लिए आए, आप सारी चीजें डिटेल में चेक कर रहे हो, एविडेंस इकट्ठी कर रहे हो, लोगों से इंफॉर्मेशन इंक्वायरी, जिसको कहते हैं ना कि जैसे ऐसे लग रहा है कि सारी उल्ट पुल्ट करके रख दी कंपनी। आप कहते हैं सर ये क्या कर रहे हो आप? कहते हैं सर हम एविडेंस इकट्ठी कर रहे हैं। कहते हैं इतना काम करने की क्यों जरूरत है सर, ये दो चार चीजें चेक कर लें। कहता है ऑडिट का आपको पता नहीं, ऑडिट में ऐसे ही काम होता है। वो कहता है सर फिर हमें ये काम नहीं चाहिए, हमने तो सिर्फ ये चीजें थोड़ी सी दो चार चीजें चेक करवानी थी आपसे, यहाँ पे हमारा कोई आपस में कोई फड्डा था, या मान लो इस चीज को हमने चेक करवाना था सर, इतनी डिटेल में तो हम चेक ही नहीं करवाना चाहते थे। तो फिर हमने उनको कह रहे होंगे तो फिर बेशर्मो पागलो, आपको चाहिए था ऑर्डर ना करवाते, आप कोई और कोई जो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है, या कोई रिव्यू शिव्यू आप वो करवा लेते हैं। आपने हमें हायर कर लिया ऑर्डर के लिए। वो कहते हैं सर आ लो, फिर हमें हमें नहीं पता था, हमें ऑर्डर तो हमें जरूरत ही को नहीं, आप ये काम कर दें। तो बात का तो इस तरह का होता है कि वो होता क्या है कि शुरू के अंदर मैनेजमेंट शायद नेचर ऑफ ऑडिट को वो मिसअंडरस्टैंड करती है, कि ये इसमें इतनी डिटेल में चेकिंग नहीं होती, जबकि इसमें तो डिटेल में ही चेकिंग करनी होती। कहता है कि however it could result from a situation where the auditor, ये जो रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट की तरफ से, it could result from a situation where the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding a material item, है। लेकिन अगर वो आपको चेंज करने का कह रहे हो, तो हो सकता है उनकी ये फरमाइश आपको रोक रही हो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठी करने से। यानी कि अगर आप उनकी फरमाइश को मान लें, तो शायद सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, आपने करना भी ऑडिट है,
और वो आपसे कहें कि सर ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इनको चेंज कर लेते हैं, और आपको लग रहा हो उनको चेंज करने से, चेंज एक्सेप्ट करने से आप सफिशिएंट प्रॉपर्टी और एविडेंस एक्सेप्ट यानी कि इकट्ठी नहीं कर सकेंगे, तो उसको देखिएगा। द एंटिटी माइट देन आस्क फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट टू बी चेंज टू ए रिव्यू एंगेजमेंट टू अवॉइड ए क्वालिफाइड ओपिनियन और ए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। एक और भी मसला है। आप सीएफई का ऑडिट करने के लिए आए, जब आप सीएफई का ऑडिट कर रहे थे तो हमें समझ आ गई कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ ली हैं जिसकी बेस पे आप जो रिपोर्ट देने जा रहे होंगे वो मेरे बच्चे या तो डिस्क्लेमर होगा या कोई एडवर्स ओपिनियन होगा हमारे बारे में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। सब किया नहीं अभी तक? अभी तक आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हद नहीं होगी है। ब्रेकर का मसला हो गया, इलेक्ट्रिशियन है नहीं, वो कल मता ब्रेकर पीछे बैठ हो एक मिनट तो इसका दूसरा ऐसे नहीं चलता? सारी और बटवा की तरह हो रही है। पहले पता था ये खराब है? हाँ ना भाई, हाँ ना भाई, एक मिनट। ये बेचारा अकेला बंदा सारे काम करता रहता है, बाकी जिनको जिनकी जिम्मेदारी है ना ये काम देखना, वो अपनी कुर्सियों से नहीं उठते। इसका ये काम नहीं है, लेकिन ये बेचारा करता रहता है। और जो सुकून से माशाल्लाह वो कहीं सूटे लगा रहे होंगे, कहीं इस तरह के, वो इन कामों में लगे होंगे जिनकी ये जिम्मेदारी है। लेकिन बहरहाल बंदा दिख सब कुछ रहा होता है। जो बंदा ऑडिट पढ़ा रहे हैं उनको क्या पता नहीं यहाँ पे चल क्या रहा है? लेकिन बहरहाल एक वक्त का इंतजार किया जाता है, मुनासिब वक्त का, ताकि अगला बंदा ये ना हो कि समझे कि पता नहीं काम ना करने की वजह से इस तरह का वो किया। ले बड़ो जरा थोड़ी सी माशाल्लाह मजाहिर लोग हो आप। कहता कहते जो जंग लड़ने जा रहे हो तो उनको तो इस तरह के छोटे मोटे मामला तो देखने, इनमें तो दिक्कत ही। The entity might then ask for the audit engagement to be changed। अच्छा मैं आपको बता रहा था, अच्छा बात का था जब हम आपका ऑडिट करने के लिए आए, चले आप लोग हमारा यहाँ पे ऑडिट करने के लिए आए, हमें लग रहा है कि जब आप ऑडिट कर रहे हो ना आपको कुछ ऐसा मिल गया है कि आप या तो कोई एडवर्स ओपिनियन देने जा रहे हो या कोई डिस्क्लेमर वगैरह देने जा रहे हो। ये देखेंगे एडवर्स ओपिनियन डिस्क्लेमर होते क्या है चैप्टर नंबर 14 के अंदर। तो हमें जब पता चल जाता है ना, हम आपके पास आते हैं, हम कहते हैं कि सर वो एक्चुअली हमने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि हमें ऑडिट नहीं चाहिए, हमें रिव्यू चाहिए। इसका मकसद क्या है? सिर्फ वो जो आप एडवर्स ओपिनियन देने जा रहे हो, क्योंकि रिव्यू के अंदर ना तो मेरे बच्चे इतनी डिटेल में एविडेंस इकट्ठी की जाती है, और ना ही मेरे बच्चे इस तरह की ओपिनियन होती है। तो है, इतनी डिटेल में नहीं ना होती ऑडिट, जितनी डिटेल में हम ऑडिट करते हैं, नहीं वो तो कर ली है ना, है वो तो कर ली उन्होंने, नोट आउट कर ली, लेकिन उनको पता है कि रिव्यू के अंदर इस तरह की ओपिनियन ही नहीं होती है, इस तरह की ओपिनियन थोड़ी देनी एडवर्स एडवर्स इस तरह का मामला है। तो वो आगे नथिंग हैज कम टू अवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर, कुछ इस तरह के अल्फाज होते हैं, उस तरह के अल्फाज नहीं होते जिस तरह के ऑडिट के अंदर होते हैं। तो वो आपसे आके रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि सर वो ऐसा कर लें कि आप इसको ना ये ऑडिट एंगेजमेंट को रिव्यू बना लें। वजह क्या है इसके पीछे? वजह यह है कि ऑडिटर क्या करने जा रहा था, एक एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन वगैरह देने जा रहा। तो ये मेरे बच्चे ये भी वजह हो सकती है, यहाँ पे बताया गया है। मैनेजमेंट से क्या आपसे रिक्वेस्ट कर सकती है जो एंगेजमेंट की टर्म्स है उसको चेंज करने की? बिल्कुल कर सकती है। उसके पीछे क्या हमेशा मैनेजमेंट की बदनीति होगी? नहीं, बदनीति भी हो सकती है, लेकिन सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं। और बात का तो मैनेजमेंट ये चाह रही होगी कि मान लो कि अगर ऑडिटर कोई एडवर्स या तो कोई डिस्क्लेमर वगैरह देने जा रहा होगा, उसके पीछे बदनीति ये भी है कि वो आके ये आपको कह रहे होंगे कि सर ऐसा कर दें, इसको कन्वर्ट कर दें, इस ऑडिट एंगेजमेंट को रिव्यू या एग्रीड अपॉन प्रोसीजर वगैरह में किसी किसी और एश्योरेंस एंगेजमेंट कन्वर्ट कर दें अदर देन ऑडिट। तो ये भी हो सकता है। एवढा देखिएगा आइदर 210 फिर रिक्वायर द ऑडिटर टू कंसिडर जस्टिफिकेशन फॉर द रिक्वेस्ट एंड वेदर इट इज रीजनेबल। यानी कि अब आपने देखना है कि ये जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है आपसे वो रीजनेबल है कि नहीं। अगर रीजनेबल होगी तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर रीजनेबल नहीं तो फिर आपने उनकी बात नहीं मानी। अब कैसे पता चलेगा? कह रहे इफ द ऑडिटर कंसिडर इट इज रीजनेबल रिक्वेस्ट देन रिवाइज टर्म शुड बी एग्रीड एंड रिकॉर्डेड। आप उनको कर लो उसको। जस्ट एग्जांपल, एक कंपनी आई, वो कहते हैं सर पहले हम हमारे लिए ऑडिट ये ऑडिट की रिक्वायरमेंट थी, अब वो ऑडिट की रिक्वायरमेंट हमारे ऊपर रही नहीं लीगली तौर। अब लीगली तौर पे हमने ऑडिट करवाना ही नहीं,
पहले था कोई कानूनी मामला तो हो सकता है, बात किसी के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई हो, वो इन्वेस्टिगेशन ही अदालत की तरफ से हुक्म आ गया रहने दो इसको, कोई जरूरत ही को नहीं इस तरह की है। या बात एक कंपनी जिसका ऑडिट रिक्वायर्ड था, वो हो सकता है कि वो ऑडिट के थ्रेश होल्ड से ही नीचे चली गई है, जैसा हमने डिस्कस 1 मिलियन पेड अप कैपिटल वाली कंपनी है, यानी कि उससे ज्यादा कंपनी पेड अप कैपिटल वाली कंपनी 1 मिलियन से वो अपना ऑडिट कराएगी, हो सकता है कि उस थ्रेश होल्ड में वो रहे ही नहीं है, कुछ इस तरह का मामला। तो अगर तो जेन्युइन वाकई ही इस तरह का मामला तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप उनकी बात मान लें, आप रहने दें। लेकिन मेरे बच्चे, इफ द ऑडिटर इज अनएबल टू एग्री टू चेंज द टर्म्स ऑफ एंड इज नॉट परमिटेड बाय मैनेजमेंट, लेकिन अगर ऑडिटर उनकी बात ना माने और वो ऑडिटर को पुराने ऑडिट के साथ चलने भी ना दे, दूसरी सिचुएशन देखिएगा। अब आपके लिए गाइडेंस क्या है कि अगर ऑडिटर उनकी बात ना माने, जो उन्होंने कहा था कि सर टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर लो, और वो आपको काम भी ना करने दें तो फिर मेरे बच्चे आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप अपने आप को विड्रॉ कर लो। लेकिन इस बात को आगे बड़ों को लाजमी बता के जाना, ये नहीं कि वहां पे रूठ के उसी वक्त चले जाओ, है जिस तरह घरों में भी अक्सर लड़ाई होती है, कुछ लोग रूठ के चले जाते हैं, लेकिन ये बड़ी गलती करते हैं कि जो बड़ों को बताए बगैर रूठ के चले जाते हैं, पहले बड़ों को भी बताएं है कि ये बात हुई है, इस वजह से हम जा रहे हैं, हो सकता है उनके पास कोई सोल्यूशन हो, है। लेकिन अगर आप बड़ों के पास जाएं और उनके पास वो भी कोई इस बात को कोई ना, फिर तो बेहतर यही है कि चले ही जाना। लेकिन कहता है इफ द ऑडिटर इज अनएबल टू एग्री टू चेंज ऑफ टर्म्स एंड इज नॉट परमिटेड बाय मैनेजमेंट टू कंटिन्यू द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, ही शुड विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड कंसिडर वेदर, देखो एक्सेप्ट तो आपने कर लिया है, अब डिक्लाइन वाला मामला तो है नहीं, अब तो आप ऑडिट करने आ रहे हो ना, ऑडिट के दौरान वो आपसे आके रिक्वेस्ट कर रहे थे सर टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर लो, अगर उसी वक्त कर रहे होते जब आप ऑडिट को एक्सेप्ट कर रहे थे उस वक्त, तो फिर आपने उनको क्या करना था, वैसे ही डिक्लाइन कर देना था, है। जहां पे शुरू में आप हमने यही डिस्कस किया था ना कि वो जो प्री कंडीशंस वगैरह उस पर एग्री हो रहे हो, हम उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, तो आपने भी ऑडिट स्टैंडर्ड के मुताबिक करना है, प्रोफेशनल वो सारा कुछ जो भी है। अगर तो शुरू में आपको लग रहा हो कि ये मुझे उस तरह काम करने नहीं देंगे, उसी वक्त इनकार कर दें, डिक्लाइन कर दें। अब जब आपने एक्सेप्ट कर लिया फिर डिक्लाइन नहीं होता, फिर क्या होता है, फिर विड्रॉ होता है कि आप छोड़ के जा रहे हैं उसको, क्या रखोगे मेरे बच्चे, मादत अगेन। अभी अभी आपने क्या डिस्कस किया वाला कि अगर तो जेन्युइन मेरे बच्चे उसके पीछे वजह हो, फिर तो आप रिवाइज कर लो टर्म्स को, कोई दिक्कत नहीं, अगर जेन्युइन रीजन है। लेकिन मेरे बच्चे अगर जेन्युइन रीजन ना हो तो फिर आप उनको इनकार कर सकते हैं, और अगर इनकार कर दें और वो आपको काम भी ना करने दें, फिर बेहतर यह है कि आप क्या कर लो, आप विड्रॉ करके चले जाओ, एंड कंसिडर वेदर देयर इज एनी ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट टू द सर्कमस्टेंसेस, दो चार विद गवर्नेंस ऑनर्स आर रेगुलेशन। अब देखो अल्फाजों पे देखिएगा, एंड कंसिडर वेदर देयर इज एन एप्लीकेशन, क्या ये जिम्मेदारी है कि हम बड़ों को बताएं, सर वो तो अभी आपने कहा था बड़ों को बताना चाहिए, नहीं नहीं, बात कर ऐसी सिचुएशन होती है बड़ों को बताने की नौबत ही नहीं आती, क्यों, वो जो रोक रहे थे वो थे ही बड़े, हैं, वो जो आपको काम करने से रोक रहे थे वो थे ही बड़े। बात हमने डिस्कस किया ना, कोई छोटी कंपनी होती है जिसमें शेयर होल्डर और डायरेक्टर भी सेम होते हैं, और माशाल्लाह फिर डायरेक्टर और मैनेजमेंट भी सेम ही होती है, इन दोनों में फर्क ही नहीं होता, यानी कि दो चार लोग हैं वो ही सारी कंपनी चला रहे हैं, वो ही मालिक हैं, वहां पे कोई डिस्टिंक्शन है ही नहीं मैनेजमेंट और दो चार विद गवर्नेंस के अंदर। बड़ी कंपनी में तो होते हैं ना, मैनेजमेंट अलग है, दो चार विद गवर्नेंस अलग है, लेकिन जो बहुत छोटी कंपनी हो उसमें जो मैनेजमेंट और दो चार विद गवर्नेंस, उनमें भी किसी तरह का फर्क नहीं होता। तो अगर तो वही है, वही मैनेजमेंट है, वही दो चार विद गवर्नेंस, तो फिर बड़े है ही नहीं उसके अंदर, तो फिर बड़ों को बताने की जरूरत नहीं है। जैसा होता है ना, बात मैं फैमिली की किसी की बात कर रहा था, है वो है ही अकेला है, तो खातून की उससे लड़ाई होगी, उसके कोई वालदेन है ही नहीं, बड़े हैं ही नहीं, तो वही सब कुछ है, तो फिर लड़ाई मुका ना, अब उसको किसको बताना जाके, वही मैनेजमेंट है, वही दो चार गवर्नेंस। तो समझा रहा हूँ था आगे, ये बात आपको समझ आ रही, तो साहब है ना, ओके 10-15 मिनट पहले क्लास में से चला दिया। अल्लाह आपको इसकी जजाय खैर दे, ये आपकी फिटनेस का राज बच्चों को मैंने बता दिया, और उनके अनफिटनेस का राज भी मैंने बच्चों को बता दिया कि वो अनफिट क्यों। नहीं बेटा, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, नया स्टैंडर्ड शुरू होने जा रहा है। दो स्टैंडर्ड मेरे बच्चों आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, 200 और 210। 200 कौन सा था बोला, जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बताता था ऑडिटर, ऐसे ही मेरे बच्चों। अब 210 का भी आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, और इसमें प्री कंडीशंस आपने पढ़ी, फिर उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो एंगेजमेंट लेटर में आती हैं, वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया। ये बेटा आइजा 210 220 रिवाइज, ये रिवाइज इसलिए कह रहा है कि 2000 जारी बात है, इसके अंदर भी चेंज आते हैं, जिस तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर चेंजेस आते हैं, इसके अंदर भी चेंज आते हैं, तो जिसमें कोई थोड़ा बहुत चेंज आया होता है तो उसके साथ फिर लफ्ज लिख दिया जाता है इस तरह करके, कोई रिवाइज कि ये रिवाइज हुआ हुआ, ये लिखा ही जाता है, ये यानी कि पक्का पक्का इसके साथ ही रहता है फिर इस तरह का मामला, कि ये पुराने वाला नहीं, ये 210-20 जो क्या है, ये रिवाइज है। क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आइजा 220 रिवाइज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्वालिटी को मेंटेन रखना है ले बेटा, जब आप ऑडिट कर रहे हो तो आपने क्वालिटी वाला ऑडिट करना है। अब ये क्वालिटी वाला ऑडिट होता क्या है, ये पीछे आपको पहले ही पता है,
कि क्वालिटी वाला ऑडिट कौन सा होगा। ऐसा ऑडिट जिसमें आपने जो ऑडिट परफॉर्म किया होगा एज पर स्टैंडर्ड किया होगा, वो क्वालिटी वाला ऑडिट ही होगा। ऐसा ऑडिट जिसमें आपने प्रोफेशनल जजमेंट सही इस्तेमाल की होगी, जिसमें आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दिमाग में रखा होगा, जिसमें आपने एथिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किए होंगे, जिसमें आपने लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया होगा, वो कौन सा होगा, वो क्वालिटी वाला ऑडिट ही होगा। तो सादा, और जिसमें आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठी की होगी, है वो कौन सा ऑडिट होगा, क्वालिटी वाला ऑडिट ही होगा। तो यानी कि अभी आप पढ़ने जा रहे हो, लेकिन आपको पहले ही पता होना चाहिए कि क्वालिटी वाला ऑडिट होता कौन सा है, क्योंकि इतनी की बातें तो आपने पढ़ ली हैं कि ये चीजें थी जो अभी तक हमने पढ़ी हैं दो बेसिक स्टैंडर्ड्स के अंदर, तो उसमें ये चीजें एक्सपेक्ट की जा रही थी। और सबसे बड़ी बात, स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने ऑडिट करना है। अगर स्टैंडर्ड के मुताबिक कर रहे हो, और था ही क्यों, देखो शुरू के अंदर हमने डिस्कस किया था जब वो आईफैक बॉडी को हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ा सा, कि ये स्टैंडर्ड बनाए क्यों जाते हैं, ताकि एक तो हार्मनी आए चीजों के अंदर। और फिर मेरे बच्चे हमने वहां पे ये भी डिस्कस किया था कि रीजनेबल एश्योरेंस अटेन करने में, गेन करने में आपकी मदद करते हैं स्टैंडर्ड्स। अगर ये स्टैंडर्ड ना होते तो शायद आप रीजनेबल एश्योरेंस दे ही ना सकते, कोई लिमिटेड एश्योरेंस ही होती। तो स्टैंडर्ड ने आपकी मदद की, जिसमें जगह जगह पे आपको गाइडेंस दी, इस मामले में ये करो, उस मामले में ये करो। तो तब जाके आपने क्या करना शुरू कर दिया, आपने एक रीजनेबल एश्योरेंस देना शुरू कर दी, क्योंकि आपके पास इस तरह का ये टूल है स्टैंडर्ड, जिससे आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट और एविडेंस इकट्ठी कर सकते हैं। तो सादा अल्फाज में जो अभी तक पढ़ के आए हो, अगर उन चीजों को दिमाग में रखोगे, कौन सा ऑडिट कर रहे होंगे, क्वालिटी वाला। कौन कौन सी चीजें, स्टैंडर्ड के मुताबिक ऑडिट करना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। तो ये क्या है, ये क्वालिटी वाला ऑडिट है। तो ले मेरे बच्चे जरा देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या इसी तरह की बातें बता रहा है। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था, हर स्टैंडर्ड का अपना ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आइजा 200 ने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बताया था। उसके बाद जैसे आइजा 210 है, उसने क्या बताया था, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑर्डर एंगेजमेंट, वहां पे आपने किन चीजों का ख्याल रखना है। तो प्री कंडीशन थी और बाकी चीजें, वहां पे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव नहीं। इसी तरह 210 ये भी आपको स्पेसिफिक ऑडिट बताएगा, सॉरी 220 ये भी स्पेसिफिक ऑडिट बताएगा कि इस स्टैंडर्ड का मकसद क्या है। कहते हैं कि आइजा 220 का मकसद क्या है, ऑफ द ऑडिटर इज टू मैनेज क्वालिटी एट द एंगेजमेंट लेवल टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट क्वालिटी हैज बीन अचीव्ड सच दैट। यानी कि आपने क्वालिटी मेंटेन करनी है ऑडिट के दौरान, और इस तरह क्वालिटी मेंटेन करनी है, द ऑडिटर हैज फुलफिल्ड द ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी एंड हैज कंडक्टेड द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। कोई नई बात तो नहीं की उसने, वही बातें जो अभी तक आपने पढ़ी है। कि ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी थी कौन सी, जो पीछे हम पढ़ के आए थे, वो पांच जो आइजा 200 ने बताई थी आपको, वो पांच रिस्पांसिबिलिटी, एंड हैज कंडक्टेड ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, वो पांच ही बड़ी हैं। ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी में सारा कुछ कवर हो जाता है, उसको ये लहदा बातें बताने की वैसे जरूरत थी नहीं, लेकिन बल एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट इशूड इज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। यानी कि क्वालिटी कब होगी, जब ऑडिटर अपनी जिम्मेदारियां स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पूरी कर रहा हो, और हालात के मुताबिक रिपोर्ट दे। हालात के मुताबिक रिपोर्ट क्या है, अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीएफई की हालात के मुताबिक खराब बनी हुई है, तो हालात यही है कि आप क्या करो, उसके ऊपर रिपोर्ट भी कौन सी दो, आप नेगेटिव रिपोर्ट देके जाओ, मॉडिफाइड रिपोर्ट देके जाओ। अगर मान लो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है, तो वहां पे मेरे बच्चे हालात क्या है, सही हैं, तो रिपोर्ट भी सही होनी चाहिए। ये ना हो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब हो, आप रिपोर्ट सही दे दें, ये हालात के मुताबिक रिपोर्ट दी नहीं आपने, हालात तो खराब थे, लेकिन आपने रिपोर्ट कैसी दे दी, सही दे दी है। या इस तरह कह लें कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही थी, लेकिन आपने कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ये हालात के मुताबिक तो आपने दी नहीं रिपोर्ट। याद रखो, तो जिस तरह के हालात हों, अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस, आपने उस तरह से रिपोर्ट देनी है। याद रखोगे मेरे, आगे देखे ना जब चैप्टर 14 के अंदर स्वाय इन्वेंट्री के बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, स्वाय फिक्स एसेट्स की वैल्यूएशंस के बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। ये हालात यही थे, क्योंकि वो खराब थी, बाकी सब कुछ सही था। या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी खराब है, डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। तो कुछ इस तरह के अल्फाज हम बोलते हैं, जब इस तरह के अल्फाजों के, और जाहिर बात एविडेंस भी हमारे पास होंगी, तो जिस तरह के हालात हो उसके मुताबिक आपने क्या करनी है, रिपोर्ट देनी है। दोबारा देखो, कोई बंदा आपसे पूछ ले, अच्छा बताओ ऑडिटर ने क्वालिटी वाला ऑडिट करना है, तो क्वालिटी कैसे नजर आएगी ऑडिट के अंदर, तो ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हो, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक ऑडिट कर रहा हो और हालात के मुताबिक रिपोर्ट दे रहा हो, इसको क्या बोलते हैं, क्वालिटी वाला ऑडिट। याद रखोगे मेरे बच्चे, जैसे आपकी क्वालिटी वाली स्टडी है, कैसे पता चलेगा कि बच्चा क्वालिटी स्टडी कर रहा है, आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें स्टूडेंट वाले, हैं और हालात के मुताबिक पढ़ें, हैं आप सीए कर रहे हो और सीए की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, यहाँ पे सर्कमस्टांसेस एमबीए एमबीए वाले नहीं, वो माशाल्लाह वो उस्ताद से ही ताल्लुकात बना के रखते हैं, उसको खाना शाना खिला दिया है, उसको लोड शोड करवा दिया तो उनको नंबर मिल जाता। लेकिन यहाँ पे मेरे ऐसे नहीं होता, हाँ पैकेज शैकेज करवा दिया करते हैं उस्ताद को, यूनिवर्सिटी में तो ऐसे ही होता, लेकिन यहाँ पे तो आपको पता है, शुक्र है कि एग्जाम वो पेपर चेकर का पता नहीं होता, लेकिन लोड वाली ऑप्शन तो यहाँ पर भी थी, लोड क्या प्लाटों वाली ऑप्शन भी थी यहाँ पर, तो सीए है ना, एक दो साइन करेंगे प्लाट ले लेंगे, पहले एडवांस में प्लाट दे दो उसको, ले बेटा। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट,
जब आप ऑडिट करने के लिए जा रहे होंगे तो उसमें देखिए सारी टीम तो है ही है, लेकिन क्वालिटी की किसी ना किसी एक बंदे के ऊपर तो जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। जैसे ये कॉलेज चल रहा है तो जिम्मेदारी तो सबकी है, हैं, लेकिन ये कॉलेज प्रॉपरली फंक्शन कर रहा हो, किसी एक बंदे का जिसे कोई जिसे पूछा जाए, हैं, जिसे मालिक पूछ रहे हो कि अच्छा तुम बताओ भाई, वो एक एक बंदे के पास जाके थोड़ी पूछेंगे, हैं, कि बताओ यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी पूरी हो रही है कि नहीं, सही हो रही है कि नहीं। तो एक आधा बंदा तो होना चाहिए ना जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। सेम मेरे बच्चे, जब जब भी हमारी कोई टीम किसी क्लाइंट पे जाएगी, किसी क्लाइंट पर जाएगी, उस टीम की मेरे बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर। उसका नाम क्या होगा? इंगेजमेंट पार्टनर। ये लीडर होगा मेरे बच्चे। इंगेजमेंट पार्टनर कौन होगा? उस ऑडिट का ये लीडर कहलाता है। इसके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि क्वालिटी को मेंटेन रखना, जो पीछे भी आप पढ़ के आए हो, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ऑडिट हो रहा हो और हालात के मुताबिक आप रिपोर्ट दे रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरा कर रहे हो, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? इंगेजमेंट पार्टनर। अच्छा देखो, आप हम सब लोग यहाँ पे फर्म बैठे हैं, हमारे पास जब कोई क्लाइंट आता है ना, याद करो पीछे हम डिस्कस करके आए थे कि बात क्या होता है कि एक फर्म जिसमें मेजोरिटी जो पार्टनर है वो क्वालिफाइड हो उसका ऑडिट करने के लिए, है क्वालिफाइड, यानी कि आज ये करो चार्टर्ड अकाउंटर्ट्स हो, तो मेजोरिटी यानी कि मोर देन 50% हम फर्म के नाम पर भी उसका ऑडिट कर सकते हैं, यानी कि फर्म के नाम पर ही एंगेजमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, फर्म का नाम यूज कर लो। फर्गोसन ऑडिट कर रही है, EY ऑडिट कर रही है, लेकिन अगर उससे कम हो तो फिर जाहिर बात है कोई रेलिवेंट जो क्वालिफाइड बंदा हो उसी के साथ वो होता है, उसी का नाम इस्तेमाल किया जाता है, फिर पूरी फर्म का नाम इस्तेमाल नहीं किया जाता अगर मेजोरिटी ना हो। तो बेटा चाहे फर्म हो चाहे कोई अकेला हो, एक बंदा तो लाजमी उसमें होता है, वो उसको कहते हैं इंगेजमेंट पार्टनर, यानी कि वो बंदा जो उस एंगेजमेंट की जिसके सर पे जिम्मेदारी है, जिसने उसका सारे ऑडिट के मामला देखने हैं, यानी कि शुरू से लेकर रिपोर्ट को साइन करने तक का मामला इस बंदे की जिम्मेदारी होती है, इंगेजमेंट पार्टनर की। यही बंदा क्या कर रहा होता है? उसके ऊपर साइन कर रहा होता है। हाँ वही बात दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर मेजोरिटी पार्टनर वो होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, फिर हम फर्म के नाम पर भी साइन कर सकते हैं, या वो बंदा क्या करेगा, वो अपने नाम पर भी साइन कर सकता है। आगे देखेंगे, फर्म में फर्गोसन के नाम पर साइन हो रहा था, EY के नाम पर, के EY ने किया, वो बंदा साथ अपना नाम भी लिखा करेगा, वो देखेंगे उसके चैप्टर नंबर 14 के अंदर कि किस तरह रिपोर्ट साइन हो रही थी। लेकिन मेरे बच्चे ओवरऑल ऑडिट की जिम्मेदारी किसी एक बंदे पर होती है, उस एक बंदे का नाम क्या होता है? इंगेजमेंट पार्टनर। यानी कि जब जब कोई ऑडिट हो रहा हो तो कोई आपके दोस्त होंगे ना, आप कहीं पे जाएंगे ऑडिट करने के लिए, तो एक फर्म होगी, उसके कई पार्टनर्स होंगे, तो आपका दोस्त कहेगा यार हम फलाने क्लाइंट पे गए हैं, तो साथ में उनसे आप पूछ रहे होंगे अच्छा तो आपका एंगेजमेंट पार्टनर कौन है, क्योंकि हमारी फर्म के 6-7 पार्टनर हैं, तो आपका एंगेजमेंट पार्टनर कौन है? तो वो बता रहा होगा फलाना बंदा हमारा एंगेजमेंट पार्टनर है, जिसके सर पे उस ऑर्डर की क्वालिटी की जिम्मेदारी है, और लीडरशिप रोल इसी के पास होता है, इसने लीड करना है मेरे बच्चे। लेकिन देखिएगा, it is the engagement partner's responsibility to manage and achieve quality on the audit engagement. In doing so, the engagement partner shall be sufficiently and appropriately involved throughout the audit engagement. सारी बात ये नहीं कि आप ये टीम को वहां पे भेज के क्लाइंट के ऊपर खुद जाके सो जाए, बल्कि ये क्या करता है, थ्रू आउट द ऑडिट ही इसकी जिम्मेदारी होती है वो सफिशिएंटली इन्वॉल्व रहे उसके अंदर। उसकी इन्वॉल्वमेंट बार बार वो क्या करेगा, वो जाके टीम में इन्वॉल्व होता है, वहां पे इंक्वायरीज करता है, उनसे डिस्कशंस करता है, उनके किए हुए काम को रिव्यूज करता है, बाहर से लोगों को बुला के उनके काम को चेक करवाता है? ये भी है, बात खुद तो कर ही रहा होगा, है एक अभी हम डिस्कस करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी होता है, ये भी एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करता है कि सर हम जा तो रहे हैं ऑडिट करने के लिए, लेकिन हमारे लिए ना एक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर भी पॉइंट करते हैं, फर्म को कह रहे होते हैं, तो फर्म के अंदर से या बात का बाहर से क्या करते हैं, किसी बंदे का बंदोबस्त कर लेते हैं कि इनके किए हुए काम को चेक करें। क्यों करते हैं? क्योंकि बात वहां पे आपको पता है कि कोई लोग थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस नहीं होती सम टाइम, या किसी का कोई थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है, या कुछ इस तरह के मामला होते हैं, तो फिर इस तरह की सिचुएशन के अंदर या टीम काम बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, हमें लग रहा होता है कि हमारी टीम ने पता नहीं सही किया होगा नहीं, तो इस तरह के मामला के अंदर हम क्या करते हैं, एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करता है कि साथ कौन होना चाहिए, एक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी पॉइंट होना चाहिए। खैर ले बेटा, पढ़ क्या रहे हो बोला आयजा? 220। और ये किसके बारे में है? ये क्वालिटी की बात करता है ऑडिट की। और मेरे बच्चे ये क्वालिटी की जिम्मेदारी किस पर होती है? इंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर। और फिर मेरे बच्चे क्वालिटी है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? क्वालिटी है कि नहीं कैसे पता चलेगा? क्वालिटी है कैसे पता चलेगा? वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे कर रहा हूँ और हालात के मुताबिक रिपोर्ट दे रहा हूँ, तो समझ लो क्या है, क्वालिटी है। ले बेटा, पूछेगा पेपर के अंदर यही लाइन उठा के, वो कहेगा एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ। उसी तरह की मिलती जुलती होंगी जिस तरह की ऑडिटर की है। ये ऑडिटर ही है ना, वही है, ये कौन सा कोई नया काम कर रहा हो? दोबारा देखो थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ कि चीजों को लिंक कर लिया करो ना ताकि आसानी हो पढ़ते हुए। आप एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रहे हो, तो एंगेजमेंट पार्टनर कौन है? ऑडिटर। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑडिटर की होती है वही इसकी है, ये कौन सी कोई लहदा से बात है?
हाँ इसके साथ, क्योंकि अब स्पेसिफिक मामला हो रहा है तो उस लिहाज से डिफरेंट भी हो सकती है थोड़ी बहुत। देख लेते हैं। द एंगेजमेंट पार्टनरशिप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लियर कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव एक्शन इंक्लूडिंग एम्फेसाइजिंग, यानी कि इन चीजों के ऊपर वो एम्फेसाइज करेगा दैट ऑल एंगेजमेंट टीम मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द मैनेजमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ क्वालिटी एट द एंगेजमेंट लेवल, कि सबने मेहनत करनी है। कोई ये एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं, पूरी टीम को ये बावर करवाना है कि हमारी पूरी टीम की जिम्मेदारी है कि हमने दिल लगा के मेहनत से काम करना है ताकि हम क्वालिटी वाला ऑडिट कर सकें। ये ना कहना कि ये सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ जो वही काम क्वालिटी का होगा, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि क्वालिटी को मद्देनजर रखें, अच्छा काम करें। याद रखोगे, क्योंकि सारी टीम मिल, जैसे वो क्रिकेट टीम होती, माशाल्लाह बॉलर लगे हुए जान मारने के लिए, है कीपर कोई कैच ही नहीं पकड़ रहा, रौले मुक्का है। बॉलर तो कमाल के हैं माशाल्लाह, कीपर पीछे वो कामरा नकमल खड़ा हुआ, उसने उसने कैरियर खत्म कर दिया शोएब अख्तर का न्यूजीलैंड के मैच में। वो आखिरी मैच था शोएब अख्तर न्यूजीलैंड के साथ, उन्होंने कोट कोट के बद्दू बना था, 2-3 कैच छोड़ दिए उसने वो रोज टेलर के। तो उसके बाद वो उसने वो वर्ल्ड कप का वो मैच था, उसने बद्दू बना दिया इनको मार मार के। और वो माशाल्लाह 2-3 कैच उसने पीछे से हाथों में से गिरा दी। तो शोएब अख्तर का कैरियर खत्म कर दिया उसने, और पाकिस्तान के मैच भी हरा दिए। कहने का ये मतलब, इस तरह के नशेई लोग भी होते हैं। वो समझ नहीं आती थी उसको, भाई तेरे तेरे वो साथ उन्हें ग्लव्स भी पहने हुए हैं, इतने इतने बड़े हाथ हैं, वो इनमें टिकती क्यों नहीं गेम को। ये बात समझ आ रही है? तो टीम जब क्रिकेट खेल रही हो तो उसमें कोई एक आधा बंदा भी निकम्मा हो तो मेरे अच्छे पूरी टीम ही उसकी क्वालिटी खराब नजर आ रही होती। तो इसलिए मेरे अच्छे हर एक बंदे को बावर कराना के सारे आप लोगों की जिम्मेदारी है कि क्वालिटी को दिमाग में रखें, चाहे वो जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो या पार्टनर हो। कहता कहता इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशन एथिक्स, यही बात है ना मेरे अच्छे, एथिक्स को भी दिमाग में रखना उसके लिए, क्वालिटी के लिए। वैल्यूज एंड एटीट्यूड मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम। अच्छा एक एक चीज मैंने आपको बताई थी, वो जो एथिकल रिक्वायरमेंट है कंपनी, सॉरी जो लीगल रिक्वायरमेंट थी कंपनी एक्ट 2017 की, पहले भी ये लफ्ज मैंने बोला था। कंपनी एक्ट 2017 की रिक्वायरमेंट पार्टनर्स पर अप्लाई होती है, फर्म के पार्टनर्स पर अप्लाई होती है वो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप पढ़ के आए। लेकिन जो एथिकल रिक्वायरमेंट होती है ये सारी पूरी की पूरी फर्म पर अप्लाई होती है, यानी कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरी फर्म ने पूरा करना है। जो लीगल रिक्वायरमेंट है कि क्वालिफाइड है कि नहीं, वो किसके लिए है? वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, पार्टनर्स के लिए। याद रखो। तो इसलिए मेरे को चाहिए इंश्योर कर रहा होगा कि हमारी पूरी की पूरी टीम एथिकल रिक्वायरमेंट्स, और एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या थी बोला, वो 5 प्रिंसिपल पूरे हो रहे हैं। ये ना हो कि किसी का रिश्तेदार हो वहां पे, तो हो गया मेरे, क्या वो आपको लग रहा है इंडिपेंडेंट होकर ऑडिट करेगा वहां पे? है अपनी ऑब्जेक्टिविटी को दिमाग में रखेगा, मकसद को दिमाग में रखेगा। है तो हो सकता है किसी का कोई सगा वहां पे किसी अच्छे ओहदे पर हो, तो उसकी अपनी सेल्फ इंटरेस्ट भी उसमें हो सकती है फैमिलियरिटी थ्रेट भी होगी, पता नहीं क्या कुछ होगा वहां पे। यानी कि कहने का ये मतलब कि वो एथिकल रिक्वायरमेंट सारी टीम मेंबर के लिए होनी चाहिए वहां पे। देखेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 13 में डिटेल में, द इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन एंड रोबस्ट कम्युनिकेशन विद इन द एंगेजमेंट टीम एंड। देखो ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए, यानी कि जिसको जो हालात नजर आ रहे हो वो देखे और फौरन दूसरों से भी डिस्कस करे। यानी कि हालात को देख के आंखें बंद ना करे, कबूतर की तरह। होता है ना कि कबूतर कहते हैं कि खतरे को देख के आंखें बंद कर लेते, कहते हैं यहाँ पर ऐसे नहीं करना, क्योंकि टीम डिफरेंट एरियाज को देख रही होगी। अगर किसी एक बंदे को किसी एक एरिया में खराबी नजर आई है, वो फौरन से दूसरों को भी बताएगा। अब जस्ट एग्जांपल, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुई है सेल की, एक बंदा सेल्स को चेक कर रहा है, एक बंदा रिसीवेबल को देख रहा है, एक बंदा पेबल्स को देख रहा है, एक बंदा इन्वेंट्री को देख रहा है। अगर मान लो कि कुछ इस तरह की, एक बंदा रिलेटेड पार्टी के ताल्लुकात को देख रहा है, अगर किसी बंदे को रिलेटेड पार्टी कोई नजर आ गई है कि ये इस कंपनी की रिलेटेड पार्टी है, तो उसको रिसीवेबल को भी बताना चाहिए। हैं क्योंकि उसके साथ वहां पर भी कुछ मामला हुए होंगे, हैं पेबल्स के मामला में भी कुछ हो सकता है इन्वेंट्री के मामला में कुछ हो सकता है। कहने का मतलब कि जब किसी एक बंदे को कुछ ऐसी चीज नजर आएगी, वो बाकी सबको भी बताएगा कि यहाँ पे ये हालात हैं, जरा इस चीज में जरा चौकन्ने रहना, कि फलानी पार्टी के साथ इनकी ट्रांजेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना। एंड सपोर्टिंग द एबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स टू रेज कंसर्न विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल। यानी कि आपने उनको होता ना कि बात कोई लोग बेचारे शिकवे शिकायत लेकर आते हैं, सर वो फलाना बंदा ना वो सही काम नहीं कर रहा है। उनको डर होता है कि बाद में हम किसी मैनेजर की या किसी की शिकायत लगाएंगे, उल्टा बजाय उस मैनेजर के हमारी वो हो जाएगी, वहां पे वार्ड लग जाएगी। जैसे अभी सुबह सुबह मैं सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि एक फर्म है, उस फर्म का एक मैनेजर है, वो मैनेजर सीए का है ही नहीं, और वो माशाल्लाह टैक्स भी देख रहा है, ऑडिट भी देख रहा है, एडवाइजर भी देख रहा है। और हमें जब हम उस फर्म में जाते हैं हमें उसके सपोर्ट कर दिया जाता है। तो मैंने तो एनओसी ले लिया है, बाकी आने वाले लोगों को मैं कहता हूँ कि उस फर्म में कोई ना जाए। लेकिन जाना भी चाहें तो ये चीज जो मैं आपको हालात बता रहा हूँ उसको पढ़ने के बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपने वहां पे जाना है कि नहीं। तो इसका कहने का मतलब क्या है, यानी कि एक बंदे को आपने आलिन बनाया हुआ, अब जो बंदे ने बेचारे ने उसके बारे में कोई शिकायत लगाता होगा ना, वो शायद बच्चे को ही पकड़ लेते होंगे कि तू ही गलत है, हमारा मैनेजर तो सही ही होगा। तो लोग फिर बताते नहीं कुछ भी। तो इस तरह के हालात होने चाहिए कि लोग अगर कुछ गलत हो रहा हो, किसी टीम मेंबर के बारे में कोई कंसर्न हो, तो जब वो किसी बड़े को बताएं तो बड़ा उसी को ना बैठा ले, बैठ जा पुत्र तुम्हें सिर में दास है तो शिकायती चूहा।
तो इस तरह के मामला ना हो कि तेरा तो एनओसी देते हैं तुझे तो है। तो मेरे बच्चे बल्कि क्या होना चाहिए, उसको इस चीज का डर नहीं होना चाहिए कि मेरे खिलाफ ही कार्रवाई हो जाएगी, जैसे हमारे मुल्क के अंदर होते हैं। यहाँ यहाँ पे तो आपने देखा होगा कि अगर कोई बड़ों के बारे में शिकायत लेके जाता है ना थाने में, फोन होते उठा लेते हैं, इधर बैठ। द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच एंगेजमेंट टीम मेंबर एक्सरसाइजिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट। वही बात है मेरे बच्चे पुरानी, कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को दिमाग में रखना है, उसके बाद एथिक्स को फॉलो करना है, उसके बाद पहला हमने क्या डिस्कस किया था कि सारे लोगों ने क्वालिटी में कंट्रीब्यूट करना है, एथिक्स को आपने फॉलो करना है, और आपस में खुलकर कम्युनिकेशन करनी है। कोई गलत नजर आ रहा तो फौरन से उसको बताना है, और जब बता रहे हो तो बताने वाले को डर नहीं होना चाहिए कि मेरे खिलाफ ही कार्रवाई होगी। ऐसा कल्चर बना के रखना है, ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। और उसके बाद आखिर में क्या है कि आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन रखना है। ये भी आपने क्या पढ़ा कि क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? इंगेजमेंट पार्टनर। और इंगेजमेंट पार्टनर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में फिर किन चीजों को दिमाग में रखेगा? ये 4 पॉइंट्स हैं, याद रखें। रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस। ये भी उसी के साथ मिलाना है मेरे बच्चे, इसको भी उसी के साथ मिला के पढ़िएगा, इसको चाहे लहदा ना रखें। वो पूछना होगा ना कि क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखना है, तो इसको भी चाहे उसी के साथ अगरचे ये एथिकल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड उसने बात बताई है इंडिपेंडेंस से, लेकिन मेरे बच्चे इसको भी उसी के साथ मिला दीजिएगा। कहना क्या चाह रहा था, एंगेजमेंट पार्टनर शुड, यानी कि ये क्वालिटी के लिए था, हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग दो रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंस। यानी कि वो बताना चाह रहा है कि एंगेजमेंट पार्टनर की ये जिम्मेदारी है कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स का उसको इल्म होना चाहिए, और खास तौर पे जिससे इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो रही है। जाहिर बात है वो जो प्रिंसिपल हमने डिस्कस किए थे हैं, उन प्रिंसिपल्स में जब जब कोई कंप्रोमाइज हो रहा हो, जब कोई थ्रेट अराइज होती है, तो उससे मेनली सबसे पहले क्या कंप्रोमाइज होता है? इंडिपेंडेंस। उसके बाद टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम। वो ये ना कहे कि मैं अपने आप के लिए जिम्मेदार हूँ, वो सारी टीम के लिए जिम्मेदार है। और रिमेन अलर्ट थ्रू आउट द एंगेजमेंट इफ मैटर कम टू एंगेजमेंट पार्टनर अटेंशन दैट इंडिकेट दैट ए थ्रेट टू कंप्लायंस विद द रेलेवेंट एथिकल। यानी कि अगर कोई इस तरह का नजर आए, होता है ना कि बात का पता चला कि जब जो टीम आई है माशाल्लाह, वो कहते हैं तू उससे बड़ा हंस हंस के बात कर, कहते हैं सर मेरा रिश्तेदार है, तो है भाई काम खराब हो गया है। अलर्ट रहना है कि कौन अगर वहां पे जाके पता चले कि यहाँ पे इनकी कोई यारी दोस्तियां, कोई इस तरह के ताल्लुकात रिश्तेदारियां हैं, तो उस लिहाज से फिर मेरे बच्चे इस चीज को भी देखना। और कहता है कि prior to doing the auditor's report, dating the auditor report, take responsibility for determine whether relevant ethical requirements including those related to independence have been fulfilled। यानी कि इवन देन जब आप साइन करने जा रहे होगा एंगेजमेंट पार्टनर, उस वक्त भी ये चीज दोबारा सारी वो सोचेगा कि हमने ये जो ऑडिट कंप्लीट कर लिया, क्या हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट में कोई कमी बेशी तो नहीं थी है? अगर नजर आ रही हो तो सर अब हल ही क्या है? ऑडिट तो कंप्लीट कर लिया, अब तो ऑडिट की रिपोर्ट लेकर तारीख लिखने जा रहा है, वो रिव्यू करवा लेगा इस काम वो रिव्यू करवा लेगा। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है ना, उसको कहेगा यार कहीं कोई थोड़ा बहुत अगर कोई कमी बेशी रह गई हो, कोई ताल्लुकात हो या कुछ इस तरह का, तो भाई ये चेक कर ले एक दफा, हमने हालात के मुताबिक ही ऑर्डर किया है ना। तो ये ना सोचें कि उस वक्त तो सारा कुछ हो चुका होगा, नहीं, अभी भी मौका है। लेकिन जब रिपोर्ट लिख दी, तारीख लिख दी, फिर तो रौला मत, याद रखें। तो ये उसी तरह की मिलती जुलती बात है जो ऊपर आपने क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये उसी के साथ ही है। ले बेटा, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑर्डर एंगेजमेंट। अगर आप देखेंगे तो शायद अल्फाज जरा थोड़े से मिसफिट से हैं कि एक्सेप्टेंस तो पहले ही होगी है? अब तो क्वालिटी की बात हो रही है, एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। हाँ, अब तो कंटिन्यूस की बात होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस तो होगी, अब तो ताल्लुकात आगे चल रहे हैं, क्लाइंट रिलेशनशिप। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा, उसको देख लें। द एंगेजमेंट पार्टनर शुड डिटर्मिन दैट द फर्म पॉलिसी द प्रोसीजर फॉर द एक्सेप्टेंस एंड। अब देखो मेरे बच्चे, दोबारा जरा देखिएगा, उम्मीद है कि आप जरा थोड़ी सी चीजें आप कंफ्यूज करना शुरू हो गए होंगे, हालांकि है ही नहीं उसमें कोई भी ऐसी बात है। अभी आपने पढ़ा ही क्या है? आपने आइजा 220 पढ़ना शुरू किया, उसमें सबसे पहले ये देखा कि क्वालिटी का ऑडिट कहते हैं किसको। वो हमने छोटी छोटी 4 बातें कर ली हैं, दो दो उसके पॉइंट्स के अंदर है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, उसके बाद हालात के मुताबिक रिपोर्ट देना, लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, ये क्वालिटी है। फिर हमने डिस्कस किया कि एंगेजमेंट जब कोई आप ऑडिट करने जा रहे हो, उस एंगेजमेंट की जिम्मेदारी किस बंदे पर होती है? एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर। फिर हमने डिस्कस किया कि एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। भाई वो सिंपल से उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है कि एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, वो एक तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को देखे कि क्या पूरी टीम पूरा कर रही है, और उसके बाद वो देख रहा होगा कि जो हमारी टीम वहाँ पे ऑडिट करने के लिए गई है, कि वो आपस में खुलकर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि नहीं है, कोई रोबस्ट कम्युनिकेशन का सिस्टम है, इस तरह का मामला, क्या हमारी टीम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वगैरह को दिमाग में रख रही है। और उसके बाद एक जो नेक्स्ट आपने डिस्कस किया वो भी उसी तरह का मिलता जुलता था, ये वाला पॉइंट।
तो सिंपल आपने अभी क्या पढ़ा, एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बेटा नेक्स्ट जरा देखिएगा, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। अगरचे हमारी किताब में बात कर हेडिंग जरा थोड़ी सी अजीब सी होती है, लेकिन बहरहाल जब पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी हेडिंग का मतलब क्या है। लो बेटा, आप ऑडिट करने के लिए आगे सीएफई के अंदर एक्सेप्ट कर लिया क्लाइंट को, अब आप ऑडिट करने के लिए आए हो। अब जब आप ऑडिट परफॉर्म कर रहे हो, यहाँ पे जरा देखिएगा, बात का तो होता है ना कि जब कोई रिश्तेदारी हो जाती है, शादी ब्याह हो जाता है, हैं? अब मान लो कि अब जब कोई बंदा अगले घर फिर चला जाता है, उस वक्त जाकर उसको पता चलता है ये तो बड़े गंदे बंदे हैं। ये काश इस इनकी इन हरकतों का हमें पहले पता होता है, हम ये रिश्तेदारी करते ही ना। होता है कि नहीं इस तरह का मामला, ये अक्सर सुनते होंगे आप लोग घरों में जो पता होता ना तुम इंज से हैं? तो ये तो यार दोस्त भी आपस में कहते हैं, यारी दोस्ती जब होती है, उसके बाद मान लो कि जब कोई बंदा इस तरह के कोई हरकत करता कहता है यार मैंने तुझे एम ही यार समझा है, मुझे पता होता ना तो इस तरह का है, मैं तुझे यार बनाना ही नहीं था। इस तरह का सेम मामला यहाँ पर भी है। कहता है कि जब आप ऑडिट करने के लिए आएंगे आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब पछताएंगे यार हमारी फर्म पीछे बैठी हुई थी, हैं इस क्लाइंट को हमने एक्सेप्ट ही क्यों किया, इसके तो हालात ही बड़े खराब हैं। तो अब क्या है, अब हालात अब अभी हो सकता है विड्रॉ करने का भी ऑप्शन, लेकिन भरत अब जरा देखिएगा, कहता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस के मामला को देखिएगा। द एंगेजमेंट पार्टनर शुड डिटरमिन दैट फर्म्स पॉलिसीज और प्रोसीजर फॉर द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट हैव बीन फॉलोड एंड दैट कंक्लूजन रीच्ड इन दिस रिगार्ड आर अप्रोप्रिएट। यानी कि एक तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारी जो फर्म, अब आप ऑडिट करने के लिए चले गए ना उस फर्म के अंदर, अब जो एक्सेप्टेंस के जो प्रोसीजर आपकी फर्म ने उस वक्त परफॉर्म किए थे, लोगों से पूछा था, प्रेडिसेसर ऑडिटर से पूछा था, एग्जिस्टिंग ऑडिटर से रब्ता किया था, इधर उधर से मैनेजमेंट के बारे में पता करने की कोशिश की थी। अब मेरे बच्चे आप तो ऑडिट करने के लिए उसके घर चले गए हो ना, अब आप वहां पे बैठ के सोच रहे हो कि हमारी फर्म की वो जो प्रोसीजर है ना एक्सेप्टेंस के, वाकई इन्होंने सही बंदे को चूज किया है। यानी कि इन्होंने जो शुरू में तहकीकात की और उससे पता चला ना ये बंदे किस तरह के हैं, हमारी उन्हीं तहकीकात के मुताबिक ये बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट निकला है। इसका मतलब हमारे क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के प्रोसीजर वो सही है फर्म के। यानी कि आप देखो, अब यहाँ पे बैठ के ना पिछली बातों को भी जरा थोड़ा सा वो याद कर रहा, कह रहा कि हमने जब इनको एक्सेप्ट कर रहे थे इस क्लाइंट को, उस वक्त हमने इसको एक्सेप्ट करने के लिए हमने ये प्रोसीजर लगाए थे इसके बारे में पता लगाने के लिए। तो जो चीजें हमें उस वक्त पता चली थी अपने प्रोसीजर से, वो बातें इनके बारे में बिल्कुल सही निकली। चाहे ये खराब थे तो खराब पता चली हैं, और अगर सही है तो सही ही। यानी कि हमारी देखो बंदा सोच रहा होता है ना हमारी फर्म का जो क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के प्रोसीजर है, कहीं उनमें कोई कमी बेशी तो नहीं। ये ना हो कि हम जो शुरू में तहकीकात करते हैं, जो तरीकाकार अडॉप्ट करते हैं किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने का, हमारा हम उससे मान लो कि उस क्लाइंट के बारे में जान ही नहीं पाते सही तरीके से, हम गलत लोगों को ऑडिट यानी कि क्लाइंट के तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब ये बंदा वहां पे बैठ के सोच रहा है, पीछे देख रहा है, हमने इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के लिए जो प्रोसीजर लगाए थे, जो इन्फॉर्मेशन इनके बारे में इकट्ठी की थी, अब तो घर में हो ना, आपको तो अब सारा पता है इनके बारे में, वो सारी बातें हमें सच पता चलेंगी। तो हमारे प्रोसीजर बड़े स्ट्रांग। लेकिन अगर आपको पता चले कि ये गंदे बंदे हैं तो हमारी फर्म के जो प्रोसीजर है वो मुनासिब नहीं है। हमें क्यों नहीं पता चला इनके बारे में, ये तो मनी लॉन्ड्रर है, ये तो फ्रॉडी हैं, ये तो जानबूझ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बनाते, इनकी मैनेजमेंट सारी की सारी वो मान लो कि मशहूर है इस चीज के बारे में, वो बेईमान है। तो हमें क्यों नहीं पता चला, इसका मतलब हमारी फर्म के क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के प्रोसीजर में वीकनेस। याद रखोगे इस बात, लेवड़ा that determine that firm policies or procedure for the acceptance and continuous client relationship and audit agreement वो क्या है, वो मुनासिब है। टेक इनटू अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट। अगली अगली बात को देखो, अब जब आप ऑडिट करने के लिए आगे, एक तो आपने प्रोसीजर भी अपना थोड़ा थोड़ा से देख लिया, हमारे फर्म के प्रोसीजर सही थे कि नहीं इनको एक्सेप्ट करने के लिए। अब अगली बात, जब आप यहाँ पे आके ऑडिट परफॉर्म करना शुरू करेंगे, अब आपने जब आप क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे थे उस वक्त क्लाइंट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी ना, है कि ये सही हैं गलत हैं, पॉलिसी सही अडॉप्ट करते हैं गलत करते हैं, यहाँ पे इस फर्म में कोई रिस्क है कि नहीं, कोई इस तरह इस कंपनी के अंदर कोई रिस्क है कि नहीं, इस तरह की बातें आपने थोड़ी बहुत पता चली थी ना। वो जो शुरू में आपको क्लाइंट को एक्सेप्ट करते वक्त बातें पता चली थी, आप उन्हीं चीजों को अब आप जब ऑडिट को प्लान करते हैं, देखो जब हम क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, चैप्टर नंबर 3 से हम पढ़ना शुरू करेंगे, फिर हम क्या करते हैं ऑडिट प्लान करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं ऑडिट को परफॉर्म करने की। और जब आप ऑडिट प्लान और स्ट्रेटेजी कर रहे होंगे ना, तो आप जब क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे थे उस वक्त जो क्लाइंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता चली थी, आप उस इन्फॉर्मेशन को अब भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्लान और स्ट्रेटेजी बनाते वक्त, क्योंकि शुरू में आपको पता चलेगा यहाँ पे किन किन, देखो आपने थोड़ा बहुत तो उनके बारे में जानने की कोशिश की थी ना, है तो आप उसी इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं ऑडिट को प्लान और स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। दोबारा जरा देखिएगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको क्लाइंट को एक्सेप्ट करते वक्त क्लाइंट के बारे में पता चली थी, जब आप क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेंगे ऑडिट परफॉर्म करते वक्त उसी इंफॉर्मेशन को आप ऑडिट को प्लान करने के लिए यूज कर सकते हैं। जिस तरह आप जब सीए को एक्सेप्ट कर रहे थे, क्या सीए के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी कि पढ़ना पड़ता है दिन रात ये वो सारा कुछ है,
जब आप एक्चुअली एडमिशन ले लिया तो फिर आपने पता नहीं जो इन्फॉर्मेशन शुरू में मिली थी, हैं, आप उसको यूज करेंगे प्लान करते वक्त कि भाई मुझे पढ़ना है, क्योंकि ये तो मुझे पहले ही पता चला था, इसको एक्सेप्ट करने से पहले कि इतने इतनी देर मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें घर जो जाना है ये नहीं कि घर जाके घर ही बैठे रहना और हर हफ्ते घर जाना, इस तरह के मामला नहीं होते सीए के अंदर। कोई महीने 2 महीने के बाद चक्कर लगाओ, घर वालों में इज्जत भी रहेगी, हैं, और पढ़ाई भी होती जाएगी। हर दूसरे दिन मुंह उठा के घर चले जाओ, ना इज्जत ना पढ़ाई, दोनों ही गए। तो इसलिए मेरे बच्चे इन बातों का ख्याल रखा करो। वो वैसे भी आपको देख के खुश नहीं हो रहे होते थे, उनको पता होता है कि ले भाई वो सीधा देखते हैं कि इन्हें कितने के पैसे की जरूरत होंगी, तो वो पैसों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि अब इसको कितने देने हैं, क्योंकि पैसे देने थोड़ी गए, स्टूडेंट हो ना, पैसे लेने ही जाते हो और क्या है। ले बेटा नेक्स्ट देखिए, communicate the information promptly to the firm for taking necessary action if the engagement team becomes aware of the information that may be cause। आप जरा देखो कितनी खूबसूरत बातें कर रहा है, मैं कह रहा हूँ मजा आता है इसको देख। कहता है कि अगर जब हम क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे थे उस वक्त पी के बैठे हुए थे, और जब हम आ गए यहाँ पे हमें पता चला ये तो बड़े ही गंदे बंदे हैं, फौरन से फर्म को बताओ ये तो गंदे लोगों बेशर्मो हैं, और तुम तो कैसे कौन से प्रोसीजर लगाए थे इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के लिए। इस तरह सत्यानाश हुआ पड़ा है सारी चीजों का, है। हर बंदे को पता है यहाँ पे ये इतने बेशर्म लोग, और तुम लोगों को कैसे नहीं पता चला। अपने जो क्लाइंट को एक्सेप्ट करके प्रोसीजर उनको रिवाइज करो, दोबारा देखो। अब आप उनको ये पैगाम भेज रहे हो, communicate the information promptly to the firm for taking necessary action if the engagement team become aware of the information that may have caused the firm to decline the audit engagement if the firm has had information prior to accepting or continuing the client relationship or specific engagement। पता चला माशाल्लाह सारे डायरेक्टर्स के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे। अब यही इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले होती, हम उस क्लाइंट को कभी एक्सेप्ट ही ना करते। कहता है अगर जब आप क्लाइंट के पास गए, क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया और एंगेजमेंट के लिए गए, और आपको वहां पे ऐसी इंफॉर्मेशन पता चली, अगर वो पहले पता चलती है एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, आप इस क्लाइंट को आपने एक्सेप्ट ही नहीं करना था, अब वो फॉरन इंफॉर्मेशन किसको शेयर करो, आप मैनेजमेंट को, फर्म को शेयर करें कि यहाँ पे ये हालात हैं। अब जाहिर बात है फिर देखा जाएगा, डिसाइड किया जाएगा आप करना क्या है? क्या अब डिक्लाइन कर दें, पॉसिबिलिटी है, या इसको डिस्कस करके इसको रिजॉल्व कर लेना किसी तरीके से। यार रखो, दोबारा देखो, अभी अभी आपने क्या पढ़ाया बोला, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिटिंग एज, कि जब आपने क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया, अब मेरे बच्चे आप वहां पे क्लाइंट में चले गए, जब चले जाते हो वहां पे, तो अब आपको ये तीन चीजों चीजों का पता चल रहा होता है। एक तो फर्म के प्रोसीजर का आइडिया हो जाता है कि क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे जो प्रोसीजर थे वो मुनासिब थे कि नहीं, हमने सही बंदे को चूज किया कि नहीं, सही क्लाइंट को चूज किया कि नहीं। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया कि वो जो इन्फॉर्मेशन आपको एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस मिली थी, वही इन्फॉर्मेशन आप ऑडिट को प्लान करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो जब चले गए हो वहां पे। जब चले गए हो वहां पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने आ सकती है, अगर वो पहले पता होती, जिस तरह होता है ना रिश्तेदारी होती है, तो अगर किसी को पहले से पता हो ये नशेड़ी है, क्या नशेड़ी के साथ कोई विवाद है? नहीं। जब वहां पे गए पता चला ये तो नशेड़ी है, क्या ये फौरन बताना चाहिए कि नहीं, अरे बेशर्मो और हमें प्रोसीजर है, रिश्तेदार एक्सेप्ट करेंगे प्रोसीजर रिवाइज करो आपने ये मामला है, उनको बताना नशेड़ी। अब हो सकता है दोबारा से इन चीजों को देखेंगे क्या इसका सोल्यूशन, बात समझिए। इससे मैं तो ऐसी एंगेजमेंट ये ऐसी है, थोड़ा सा आसान हो जाता है चीजें पढ़ना। मैं तो इसको ऐसे ही इंजॉय करता हूँ, इसको चाहे जो भी हो, चीजों को थोड़ा सा लिंक करके मेरे लिए आसानी हो जाती है। ले बड़ा नेक्स्ट देखिएगा, इंगेजमेंट रिसोर्सेस। देखो आप जब पेपर देने के लिए जाते हो, मुझे बताएं क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं वो पेपर को जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वहां पे, उसके लिए कोई रिसोर्सेज भी चाहिए ना, कोई ब्लैक पेन चाहिए आपको, है रोल नंबर स्लिप चाहिए आपको, और सबसे बड़ी चीज आपकी तैयारी तो सबसे बड़ी चीज है, पेन पुन जितने मर्जी रख लो, है सारा कुछ, कैलकुलेटर दो दो तीन तीन लेकर जाते हैं, जैसे कैलकुलेटर वहां पे थका देंगे, है इतनी वहां पे प्लस माइनस होता है कि इतने चला दें, वो दो दो तीन तीन कैलकुलेटर लेकर जाते हैं। पता नहीं आप इस तरह करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं आपका पता, लेकिन बड़े सारे ऐसे लोग हैं वो दो दो तीन तीन कैलकुलेटर लेकर जाते हैं एहतियातन, एक खराब हो गया दूसरा इस्तेमाल कर लूंगा, इतनी बंदोबस्त करके जाते हैं। खैर ऐसे बंदे की तैयारी भी अच्छी होती है, जो जिसने कैलकुलेटर ही वहां से जाके मांगना, इसकी तैयारी भी ऐसी ही होती है। कई होते हैं माशाल्लाह अकाउंटिंग के उसमें जाके वहां से कैलकुलेटर ढूंढ रहे होते हैं, है तेरे को दो एक्सेल ले बेटा जरा देखिएगा रिसोर्सेज, इंगेजमेंट रिसोर्सेज। अब जब आप क्लाइंट पे जा रहे होंगे तो ये किसकी जिम्मेदारी है, एंगेजमेंट पार्टनर की, वो देखे कि क्या हमारे पास इतने सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं कि जाके हम उस क्लाइंट को प्रॉपरली उसका ऑडिट कर सकते हैं। अब रिसोर्सेज अगर आप देखोगे उसमें दिमाग में आ रहा होता है सर रिसोर्सेज कौन से होंगे इनके पास, है जैसे खुदा न खास अभी हमारी अल्लाह माफ करे हम जंग के दहाने पे हैं, क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम ये जंग लड़ सकते हैं। रिसोर्सेज का लफ्ज यहाँ पे भी आ गया है, उसमें देखो उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज भी है, क्या हमारे पास इतनी फौज है। उसके बाद दूसरी बात आती है असले की तरफ, क्या हमारे पास इतना असला है?
कि हम इस जंग को इतने दिनों तक लड़ सकते हैं, उसमें भी ये भी रिसोर्सेज का मामला है। उसके बाद हमें दूसरी कोई सपोर्ट इधर उधर से है, कोई बाहर से कोई सपोर्ट है, वो भी रिसोर्सेज में आएगा। कि क्या मुश्किल जब होगी तो जैसे वो चाइना है, वो इसराइल की सपोर्ट करता है, वो अमेरिका तो रूस करता है डिफरेंट तरह की, जैसे ईरान हो गया या इस तरह की इनकी रूस करता यानी कि मालिक है ना आपस में, जो जिसका अमेरिका दोस्त है उसका रूस, रूस भी उसका दुश्मन है, और जो अमेरिका का दुश्मन है रूस उसका दोस्त है। तो जैसे रूस और ईरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। क्यों? क्योंकि ईरान अमेरिका का दुश्मन है। हम कौन है? कभी पूछा करो हम कौन है? हम पता नहीं, हम खाम ख्वाम बीच में हैं। हमें कोई नहीं, हमें कोई भी बंदा पैसे दे दे हम उसके लिए काम कर रहे हैं। सही बात है। हम कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। हम पैसे लेकर हम किसी को नहीं देखते कि आगे कौन है। चाहे वो अफगानी मुसलमान हो, चाहे वो ईरानी हो, चाहे वो कोई भी हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो आफिया सदीकी हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पैसे दें, हम अगले बंदे का काम कर देंगे पूरी ईमानदारी के साथ। हमारा ये काम है। ले बड़ा। तो एंगेजमेंट रिसोर्सेस अब सेम यहां पर भी होगा। जब आप ऑडिट करने के लिए जा रहे होंगे, देखें टीम पूरी है, क्या टीम के पास वो स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं। खाली टीम और स्किल्स वहां पे नहीं, बच्चे आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। बाद में पता चले कि उस कंपनी का सारा जो सिस्टम है वो तो है ही वो इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसे सॉफ्टवेयर वो रखे हुए हैं वो, यानी कि वहां पे हार्ड फॉर्म में कोई डाटा ही नहीं उनके पास है। तो वहां पे हमारे पास वो सिस्टम में से ऑडिट करने के लिए क्या उसके उसके रिसोर्सेज हैं, उसमें मेरे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं कुछ। ऑडिटर के पास भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम में पड़े हुए डाटा का ऑडिट करते हैं। हार्ड का डाटा तो हम देख सकते हैं, उसको देख, उसको कैट्स कहते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। है थोड़ा सा हमारे, थोड़ा सा हल्का सा, हालांकि आज दौर ही उसका है, लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा सा आपको टेस्ट करवाया जाएगा बस। हालांकि वही होना चाहिए, इस तरह की चीजें अब होनी चाहिए, लेकिन और उसके बाद अगर जहां पे हमें लग रहा हो कि हमारे पास यहाँ पे कोई कमी पेशी होगी, वो कमी पेशी हम कहाँ से पूरी करेंगे? एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट वगैरह। और फिर मजीद कोई कहीं पे कमी पूरी हो रही होगी, वो कहाँ से पूरी करेंगे? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर्स। तो ये रिसोर्सेज पूरे करने हैं मेरे। कहते हैं engagement partner shall determine that sufficient and appropriate resources to perform the engagement are assigned are, यानी कि पहले तो टीम उनको अच्छी काबिल दी है, यानी कि जैसा हमने डिस्कस किया ना, अगर कोई बड़ा कम्प्लेक्स किस्म का कारोबार है उस कंपनी का जिसका ऑडिट करने जा रहे हो, तो वहां पे टीम भी एक सीनियर होनी चाहिए है। वहां पे जो लोग हैं वो भी सियाने होने चाहिए, ये ना हो कि माशाल्लाह सारे नए इंडक्टी लेकर चले जाओ। आर मेड अवेलेबल टू द एंगेजमेंट टीम इन ए टाइमली मैनर। और रिसोर्सेज, सारी बात है, रिसोर्सेज में टाइम और कॉस्ट भी होता है, याद रखिएगा। ये भी रिसोर्स होते हैं, टाइम और कॉस्ट, क्या मुनासिब वक्त मिल रहा है ऑडिट करने के लिए, ये भी रिसोर्स में शामिल है। और क्या कॉस्ट, क्या पैसा शैसा भी है, रिसोर्सेज भी चाहिए। इधर उधर क्लाइंट के वो प्रेमिसेस के ऊपर जाना है, बिजनेस प्रेसेस के ऊपर जाना है, इन्वेंट्री गोदामों में जाना है, क्या उसके पास कन्वेंस कन्वूस पैसा शैसा सारा कुछ है? रहने सहने के वो सारे खर्चे खुर्चे हैं। तो ये भी चीजें मेरे बच्चे इंश्योर की जाती है। मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम एंड any external auditors, external expert and internal auditors who provide direct assistance who are not part of the engagement team collectively have the, ये देखो मेरे बच्चे, एंगेजमेंट टीम तो हम लेकर जा रहे हैं ना, दो लोग हमें मजीद मदद करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 11 के अंदर। वो दो कौन से जो हमारी मदद करेंगे? एक होगा इंटरनल ऑडिटर, अगर है, हर कंपनी में नहीं होता, अगर हो तो उसकी भी मदद हो सकती है, ये हमारी टीम का हिस्सा नहीं होता, ये बाहर से मदद है हमारे लिए। और एक कौन है? एक एक्सपर्ट, ये टीम का पक्का हिस्सा नहीं होता है, किसी खास काम के लिए हम बाहर से उसको हायर कर लिया करते हैं। तो ये टीम के हिस्सा नहीं होते, लेकिन ये हमारे साथ हमारी मुआवनत जरूर करते हैं। उसमें उसमें तो लाजमी है ना, बाकी कंपनी के लिए स्वाधीन है। उसमें लाजमी है कि हर लिस्टेड कंपनी का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट हो, और वहाँ पे लिस्टेड कंपनी का जो इंटरनल ऑडिटर है उसके लिए फिर जो हेड है उसके लिए भी रिक्वायरमेंट्स हैं, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या CIA, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिट। 3 पेपर है उसका टोटल। 3 पेपर करो मसला, इंटरनल ऑडिटर के हेड बन लो, MCQs पेपर ठक करके, और यहाँ पे 21 पेपर पास करो, उसके 3.5 साल के आर्टिकल रुल जाओ। और वो बहुत आसान है। ये जो आप कर रहे हो ना, मान लो कि अभी 3 पेपर रखे होंगे ना आपने कोई से, यकीन कर लो इतना भी नहीं पढ़ना पड़ता उन 3 पेपरों के लिए, पूरी क्वालिफिकेशन। लेकिन नहीं, हमने नहीं करनी है, हमने इन चीजों के बारे में सोचना ही नहीं। कैसी चीजें भी दुनिया के ऊपर। CIA 3 MCQs पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड MCQs। तो उसके बाद बंदा क्या लगता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट के बराबर, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, वो लगता है उसको। पहले तो हम बताएं भी तो हमारी बात थोड़ी मानिए, मानी तो आपने हॉस्टल में दोस्त की है? हमारा यहाँ पे CMA 3 पेपर, फुल फ्लेज क्वालिफिकेशन है। जिस तरह यहाँ पे IC मैप है ना, इतने वो भी अच्छे खासे पेपर पास कराते हैं। CMA USA 3 पेपर्स के साथ उसके बराबर है। तो बहुत कुछ है। CPA शायद वो हमसे भी थोड़े से ज्यादा इज्जत वाले हैं, उसमें भी इसी तरह ही है। सीजा है, उसमें भी 2-3 पेपर है इसी तरह ही। USA के क्वालिफिकेशन में होते ही 2-3 पेपर है, और उनकी इज्जत उतनी ही होती है जितनी हमारी, शायद इससे ज्यादा।
ले बेटा खैर वापस आओ, ऐसे बुजुर्गों ने 20-20 30 पेपर रखे ने, सारी जिंदगी पेपर ही नहीं दे रहा हूँ, बुढ़े हो जो पेपर दे दे। ले बेटा। तो नेक्स्ट देखिएगा, मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम एंड एनी ऑडिटर्स एक्सटर्नल। ये रहा कि सर वो तीन ही करते, लेकिन वो देखें उसकी स्कोप लिमिटेड है, इंटरनल ऑडिट सिर्फ, फिर कोई और जगह पे नहीं, वो सिर्फ वहीं पे जाके जॉब मिलेगी जहाँ पे इंटरनल ऑडिट, लेकिन मिल जाती है आसानी के साथ, ये दिक्कत होगी, ये गारंटी है। हम यहाँ पे करवाया करते थे, लेकिन तरले कर करके बच्चों के एडमिशन करते थे, एंड जो साउंड करते थे बच्चे, जब पता नहीं सबने की कर रहे हैं, वो छोड़ ही दिया। फिर उसमें 2 नंबरियाँ शुरू हो गई ना पाकिस्तान के अंदर, उसके पेपर यहाँ से खत्म कर दिए इन्होंने। वो जो पेपर आता है ना माशाल्लाह, पहले ही उसकी, वो जब पेपर होता है उसकी तस्वीरें ले लेके, जैसा होता है ना ये पीआरसी के पेपर होते हैं, 2 साल की असाइनमेंट, वो सेम सवाल आ जाते हैं। तो खैर वो तो सेम 2 साल में तो किसी और तरीके से वो सारी असाइनमेंट डेवलप की हुई है ना, बच्चों से पूछ पूछ के। आई कैप क्वेश्चन बैंक चेंज नहीं करता, तो 2 साल वहां से बच्चों से डाटा इकट्ठा करते हैं, फिर हर एक एक सवाल के 3-4 सवाल बनाते हैं, ताकि ये पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, उसमें ये हो सकते हैं, तो उस लिहाज से वो पूरा डाटा डेवलप करते हैं। तो इन्होंने माशाल्लाह वो सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लेके ना उनके, वो सारा पेपर ही माशाल्लाह बच्चों के पास आ गया, उन्होंने यहाँ से बंद ही कर दिया, इनके रिजल्ट आगे माशाल्लाह 100%। उन्होंने यहाँ से बंद कर दिया पाकिस्तान के अंदर इसके एग्जाम में, फिर आपको बाहर जाना पड़ता है पाकिस्तान में पेपर देने के लिए सीआईए, पहले यहीं पे होते थे। ये हाल करते हैं हम इनके साथ। बाकी जितनी क्वालिफिकेशन के पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं, उसमें बहुत सारी 2 नंबरियां हो रही। फिलहाल आई कैप का नया नया हुआ है, अभी इसमें फिलहाल आई कैप बचा हुआ, क्योंकि अभी नया नया है, आगे जाके क्या होता है उसका कोई पता नहीं। रिमोटली कोई और बंदा बैठा होता पेपर देने के लिए, ये मेरे पास सिस्टम बड़ा हुआ, एक लंबी सी लाइन लगा के कोई बंदा दूर बैठा हुआ, पेपर वो सॉल्व कर रहा है, बस मैं यहाँ पे बैठा कैमरे में नजर आ रहा हूँ। हैं? तो इसकी स्क्रीन स्क्रीन किसी और के कंट्रोल में है। कुछ ऐसे ऐसे वाक्य सुनने में आते हैं, जैसे वो आई कैप ने एक बंदे के फैसलाबाद उसके खिलाफ कार्रवाई की थी, वो भी ऐसे बच्चों को वो कर रहा था, मदद कर रहा था। कहने का मतलब कि ऑनलाइन जब हो तो 2 नंबरियां वहां पे फिर आ ही जाती हैं। मदद वापस हम, member of the engagement team and any external auditor, external expert and internal auditor who provide direct assistance who are not part of the engagement team collectively, यानी कि इन सब के पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो क्या कर सकें, इंक्लूडिंग सफिशिएंट टाइम टू परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट। आप पढ़ क्या रहे हो बोला कि रिसोर्सेस, एंगेजमेंट रिसोर्सेस, एंगेजमेंट रिसोर्सेस के अंदर मेरे बच्चे मुनासिब होना, ये जिम्मेदारी किसकी है, एंगेजमेंट पार्टनर की, कि वो देखेगा कि क्या उसके पास मुनासिब रिसोर्सेस हैं। और वो मुनासिब रिसोर्सेज के बारे में सिंपल सी बात है, इफ द एंगेजमेंट पार्टनर टर्म्स एंड रिसोर्सेज साइन आर अवेलेबल आर इनसफिशिएंट, द एंगेजमेंट पार्टी शुड टेक अप्रोप्रिएट इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन विद द, यानी कि अगर वो कहता है कि अप्रोप्रिएट इतने ना हो, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो फर्म के साथ उनको मुनासिब तरीके से उनके साथ कम्युनिकेशन करेगा, और मेक अवेलेबल एडिशनल ऑर्डिनरी रिसोर्स टू द एंगेजमेंट, कि उनको कहेगा मजीद टीम चाहिए, सीनियर लोग चाहिए, ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर चाहिए, तो इस तरह की चीजें वो क्या करेगा, फर्म से कम्युनिकेट करेगा। तो फर्म, ये कंपनी ने नहीं करनी, ये हमारे घर का मामला है, ये फर्म का मामला है, तो फर्म के साथ कम्युनिकेट करना है। तो बेटा आखिरी बात आज की, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू, ये 3 काम करना भी एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है। यानी कि जब आप देखो मेरे से अज्यूम कर लो आप सब यहाँ पे ऑडिट कर रहे हो, यहाँ पे सीएफई में हम लोग ऑडिट करने के लिए आए हैं, आप मेरी टीम का हिस्सा अज्यूम कर लो, मैं एंगेजमेंट पार्टनर। जब मैं एंगेजमेंट पार्टनर हूं तो मेरे बच्चे कहाँ पे किस एरिया में आपने ज्यादा टाइम लगाना है, किस एरिया में ज्यादा रिस्क है, और किस एरिया में ज्यादा सीनियर टीम लगेगी, क्या ये डायरेक्शन तय करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी। वो कहता है कि डायरेक्शन तय करना कि किस एरिया में हमने ज्यादा मेहनत करनी है, किस एरिया में कम मेहनत करनी है, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है। और फिर जब आप किसी को काम दे दोगे, वो लोग ऑटोमेटिकली काम तो नहीं करेंगे। अब कई बच्चे हैं यहाँ पे माशाल्लाह इधर उधर फिर रहे होते हैं, या हमारे पास आके गप्पे लगा रहे होते हैं, हम कहते हैं वो फर्म में नहीं गए सर, वो हम क्लाइंट पे हैं। तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो उस वक्त, क्लाइंट एनजीओ में, यानी कि वो क्लाइंट पे हैं और एक्चुअली अपने यारों दोस्तों रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, वो है ही नहीं वहां पे। तो ये क्यों, किस चीज की कमी होगी, सुपरविजन की, कोई सुपरवाइज कर ही नहीं रहा उनको। खैर अब तो माशाल्लाह उन्होंने वो अजीबोगरीब काम कर दिया ना, क्योंकि वो इस तरह के वहां पे शुगर मेले लगे रहते हैं, उसकी लोकेशन, लाइव लोकेशन, उसको कहते हैं ऑन कर। बात का तो होता है ना कि आपका सीनियर आपको कहेगा हाँ भाई किधर हो, आप कहेंगे क्लाइंट पे सर, कहेगा लाइव लोकेशन ऑन कर, अभी पता चल जाएगा तो कहाँ पे है। तो इस तरह के मामला तो होते हैं बथेरे हैं, फिर पकड़ लेता है वो, सर मैं अभी बस आया था यहाँ पे ये चाय लेने पानी लेने, उसको पता होता है सारा कुछ, इस तरह के बथेरे कुछ होते हैं। इंशाल्लाह जब बड़े होंगे तब आपको ये सारा कुछ फेस करना है आपको। तो बेटा डायरेक्शन, उसके बाद क्या करना है, जब काम दे दो फिर उसको क्या करना है, सुपरवाइज भी करना है। सुपरवाइज नहीं करोगे तो ये लापरवाही बरतेंगे मेरे बच्चे। उसके बाद जब वो काम कर लेंगे, उनके किए हुए काम को रिव्यू भी करना,
कि उन्होंने काम आपकी डायरेक्शन के मुताबिक किया है कि नहीं, है जो रिक्वायर्ड था वहां पे उस तरह काम किया कि नहीं। तो इंगेजमेंट पार्टनर की ये तीन जिम्मेदारियां, किस एरिया में कितनी मेहनत करनी है। जैसे मैं हूँ यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे बच्चे किस एरिया में किस चैप्टर पे ज्यादा मेहनत करनी है, किस पे कम करनी है, तो डायरेक्शन कौन देगा, मैं दूंगा। उसके बाद मेरे बच्चे जब आपको काम दे दूंगा, जैसे होता है ना कि टीचर यहाँ पे कहता है कि ये फलाना चैप्टर रिवाइज करो, बाहर जाते तो माशाल्लाह गप्पे लगाना शुरू कर देते, तो उसको यहाँ पे बैठा टीचर क्या करवा रहा होता है, अपनी निगरानी में आपको पढ़ा रहा होता है ताकि वो सुपरवाइज हो सके। और उसके बाद जब आप काम कर लेते हो, कोई मॉक देते हैं, कोई टेस्ट देते हैं, तो उसको रिव्यू भी किया जा रहा होता है कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक है भाई। तो तीन चीजें मेरे बच्चे, बड़ी सादी सी बात। किस एरिया में कितनी मेहनत करनी है कौन डिसाइड करेगा, एंगेजमेंट पार्टनर, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। उसके बाद जब आपको काम दे दिया, आप काम कर भी रहे हो कि नहीं उसको देखना, इसको क्या कहते हैं, सुपरविजन। और जब आप काम कर रहे हो, कर लेते हो, और लाके आपके काम को चेक कर रहा होता है जाके आपके पास, उस वक्त वो क्या कर रहा होता है, आपके काम को रिव्यू कर रहा होता है। मुश्किल बात तो नहीं। तो डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू, तो यही मेरे बच्चे यहाँ पे बातें बताई। द एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम एंड द रिव्यू ऑफ देयर वर्क। अब डायरेक्शन और सुपरविजन का पता चल गया कि किस एरिया में हमने कितनी मेहनत करनी है, ये कौन डिसाइड करता है, एंगेजमेंट पार्टनर। और वो किस बेस पे करेगा, रिस्क बेस। हमने पहले भी डिस्कस किया, जिस एरिया में ज्यादा रिस्क होगा उसमें कहेगा यहाँ पे हमने ज्यादा मेहनत करनी है। और डिटर्मिन द नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ, ये खैर इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट है, कल तकरीबन इंशाल्लाह कोई आधे घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा, आधे पौने घंटे। और दोबारा इसको इकट्ठा कर लेंगे, दोबारा इकट्ठा कर लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो इसको पढ़ते हुए कि पता नहीं हम पढ़ क्या रहे हैं, और ये चीज़ें याद करने में। हिम्मत नहीं हारनी मेरे बच्चों, बस।